हेलो एवरीवन, हम टीचिंग एंड लर्निंग पेपर कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारे पास ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल कि ब्रूनर के द्वारा जो हम कहें कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान दिया गया है उसके बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। पिछले लेक्चर तक हमने ये देखा कि जो ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसकी मुख्य जो है वो धारणाएं कौन कौन सी थी, जिसमें हमने ये देखा कि इसमें क्या है, कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करी जाती है, संप्रत्ययों का निर्माण जो है वो किस तरह से होता है और किन किन मेजर फैक्टर के ऊपर जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है, उसके साथ साथ किस तरह से जो है वो उसके कंसेप्ट फॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन जो है वो किया जाता है। इन सब चीज़ों को हमने देखा। जैसे हमने देखा कि कंसेप्ट फॉर्मेशन जब हो रही है तो मुख्य जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उदाहरण के ऊपर आधारित होता है, उस उदाहरण की जो हम एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं उसके कुछ गुण बता रहे हैं उस पर संबंधित होता है, और उसके साथ साथ उसके कुछ गुण मूल्य जो है वो बता रहे हैं कि एट्रीब्यूट वैल्यूज की जो बताई जा रही हैं उससे क्या होता है, संबंधित होता है। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने उसकी बेसिक अजम्पशंस के ऊपर जो है वो देखा। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ब्रूनर का उसके बेसिक जो हैं वो एलिमेंट्स या फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। आधारभूत तत्व, बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हम देख रहे हैं किसी भी मॉडल ऑफ टीचिंग की यदि बात करी जाती है, हर टीचिंग मॉडल के मेजर जो हैं वो क्या है, हमारे पास 6 फंडामेंटल एलिमेंट हैं। 6 फंडामेंटल एलिमेंट में सबसे पहले क्या आता है, फोकस, जिसे हम हिंदी में केंद्र बिंदु कह रहे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास इसके अंदर, सिंटेक्स, इसे हिंदी में संरचना बोला जाता है। थर्ड आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के नियम, फोर्थ आता है हमारे पास सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, फिफ्थ आता है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम, अवलंब प्रणाली, और सिक्स्थ आता है हमारे पास एप्लीकेशन। इसे हम हिंदी में प्रयोग बोलते हैं। ये क्या है, किसी भी टीचिंग मॉडल के बेसिक जो है हमारे पास फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है कि किसी भी मॉडल ऑफ टीचिंग के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, दूसरा उसकी संरचना किस तरह से करी गई है, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तीसरा बालक की जो प्रतिक्रिया है, क्रिया है, उसके ऊपर अध्यापक के द्वारा रिस्पॉन्स किस तरह से दिया जाता है, उसके साथ साथ सामाजिक प्रणाली कि कक्षा कक्ष में जो अंतःक्रिया हो रही है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में वो किस तरह की है। उसके बाद आता है इसमें सपोर्ट सिस्टम कि किस किस चीज़ों की मदद से टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है,
और लास्ट आता है एप्लीकेशन, किन किन विषयों में या किस तरह से किसी भी मॉडल का उपयोग जो है वो किया जा सकता है, प्रयोग जो है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके अंदर फोकस पॉइंट की जो है हम बात करते हैं कि जो ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसका फोकस पॉइंट जो है वो क्या है। तो सबसे पहला इसका फोकस पॉइंट आता है टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि आगमन तर्क शक्ति का विकास करना। छात्रों के अंदर यदि इस मॉडल के बिहाफ पर संप्रत्यय को पढ़ाया जा रहा है, कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है, तो उससे बच्चे के माइंड में या बच्चे की जो है वो तर्क करने की क्षमता जो है, आगमनात्मक जो है हम कहें तर्क करने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग में या इंडक्टिव ये क्या है, एक अप्रोच है, उपागम है कि इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगमन यानी कि आगमन विधि का यूज किया जा रहा है। आगमन विधि का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक कंसेप्ट या किसी भी एक चीज को बताने के लिए उस कंसेप्ट से संबंधित जो है वो नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो है वो बच्चे को दिए जा रहे हैं, उदाहरण जो है उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जितने ज्यादा उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करे जाते हैं, उससे क्या होगा, उसके कंसेप्ट का निर्धारण जो है वो उतना ही क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। कि किसी भी चीज को समझाने के लिए, उस चीज के बारे में बताने के लिए उसके क्या दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या है, उदाहरण जो है दिए जाए। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, इंडक्टिव अप्रोच का नाम दिया जाता है, जिसे हम आगमन विधि का जो है वो कहते हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं, बच्चों की किसी भी चीज के प्रति इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो क्या होती है, विकसित होती है। और हमने क्या देखा कि इसके अंदर टू डेवलप द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थिंग्स, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ discrimination and classification of things। वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बीच में क्या जो है वो असमानताएं हैं, किस तरह से चीजें जो हैं वो दूसरी चीजों से अलग हैं, विभेदीकरण की क्षमता, और उसके साथ साथ उन्हें किन किन कैटेगरीज के अंदर हम रखते हैं, वर्गीकृत करने की क्षमता, योग्यता जो है वो क्या होती है, विकसित होती है। ये इसका क्या है, दूसरा फोकस पॉइंट है। अब हमारे पास इसके अंदर तीसरा फोकस पॉइंट आता है। तीसरे फोकस पॉइंट में वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो है एबिलिटी डेवलप होती है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट, टू डेवलप ability to understand different concept। विभिन्न प्रकार के जो संप्रत्यय हैं, विभिन्न प्रकार के जो हम हमारे सामाजिक वातावरण के अंदर चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों को समझने की योग्यता जो है वो विकसित होती है। किन्हीं भी दो चीजों के अंदर समानताएं क्या हैं, किन्हीं भी दो चीजों के अंदर असमानताएं क्या हैं, और उसके साथ साथ चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से समझने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। तो मेजर हमारे पास जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसके मेजर फोकस पॉइंट क्या है, तीन फोकस पॉइंट हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला क्या है, टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, कि जो छात्र हैं उनके अंदर जो है वो आगमनात्मक तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा क्या है, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं के वर्गीकृत करने की, विभेदीकरण करने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। तीसरा क्या है, टू डेवलप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट, विभिन्न प्रकार के जो संप्रत्यय हैं उनको समझने की योग्यता जो है वो विकसित होती है। तो ये मेजर क्या है, हमारे पास तीन फोकस पॉइंट हैं किसके, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के। अब हम बात करते हैं किस चीज की, सिंटेक्स की संरचना, कि इस चीज को विकसित करने के लिए हमारे पास पद जो है वो कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऑफ डाटा कह सकते हैं और इसे एग्जाम्पल भी बोल दिया जाता है। डाटा और
एग्जाम्पल, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहेंगे, उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले टीचर जो है वो बच्चों के दिमाग में किसी भी कंसेप्ट का निर्माण करने के लिए टीचर जो है वो एक्सप्लेनेशन करेगा, और जब वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके एक्सप्लेनेशन के शेड्यूल में क्या होगी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उदाहरणों का उसके सामने जो है वो प्रस्तुतिकरण करेगा। सीधा ही जो है वो किसी भी कंसेप्ट को डेवलप नहीं करेगा, पहले उसके क्या दिए जाएंगे, उसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उदाहरण जो है उसके सामने जो है वो दिखाए जाएंगे। जैसे हम ये कहें कि व्यक्ति को हम कोई भी रूल जो है वो बताना चाहते हैं, जैसे साइंस में हमारे पास न्यूटन्स के लॉ होते हैं, जिसमें तीसरा लॉ है क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम की एक्शन एंड रिएक्शन। जब हम एक्शन एंड रिएक्शन, ये एक रूल है, ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को उसके माइंड में विकसित करने के लिए इससे संबंधित क्या दिए जाएंगे, पहले उसको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उदाहरण दिए जाएंगे, फिर उसका जो है वो कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी। मतलब सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उदाहरण जो है उसके सामने दिए जाएंगे। फिर क्या आएगा इसके अंदर, सेकंड, दैट इज एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, परिकल्पना का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का विश्लेषण। अब सबसे पहले तो हाइपोथेसिस जो है वो क्या होती है, परिकल्पनाएं क्या होती हैं। जब किसी भी बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के अलग अलग क्या देता है, उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, उदाहरण देने की कोशिश करता है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। यहाँ टीचर का क्या काम होता है कि टीचर जब एक या दो उदाहरण दे चुका है, उसके बाद बच्चे को जो है वो क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसे कहा जाएगा कि अब आप जो है वो क्या करिए, किसी भी विषय से संबंधित जो है वो क्या है, या उस कंसेप्ट से संबंधित जैसे उदाहरण मैंने दिए हैं वैसे ही उदाहरण जो है वो मुझे प्रस्तुत करिए। तो मतलब एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, उसके सामने एक चीज रखी गई, उसके ऊपर बच्चे को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अब आप जो है वो इसके उदाहरण दीजिए। तो वहां क्या हो जाएगा, वो चीजों का, परिकल्पनाओं का विश्लेषण करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। जब चीजों को वो विश्लेषण करना स्टार्ट करेगा, जब वो उदाहरण देगा तो हमारे सामने क्या आएगी, वो चीजें जो है, कई बार हम क्या देखेंगे, वो उदाहरण जो है वो गलत भी होंगे, वो उदाहरण क्या होंगे, सही भी होंगे। तो उदाहरण गलत होंगे तो वहां पर टीचर क्या करेगा, उन्हें रिजेक्ट करेगा, और अगर उदाहरण सही होंगे तो उन्हें जो है वो प्रैक्टिस के लिए दोबारा से यूज जो है वो किया जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हाइपोथेसिस के एग्जांपल दिए जाएंगे, उसके बाद जो है उसके ऊपर टीचर रिएक्शन देगा कि वो सही है, गलत है, फिर उसको जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और फिर दोबारा से ज्यादा एग्जाम्पल जो है इसके ऊपर दिए जाएंगे। तो इसके अंदर थर्ड जो हम कहें कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एग्जांपल टीचर के द्वारा दिया जाएगा, एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस स्टूडेंट के द्वारा जो है वो उदाहरण दिए जाएंगे, और थर्ड स्टेप पे क्या होगा, दैट इज क्लोजर। क्लोजर को हिंदी में हम कहते हैं अंत करना। अंत करने का मतलब क्या हो जाएगा कि अध्यापक, जब बच्चे ने जो है वो तरह तरह के टीचर के सामने एग्जाम्पल दे दिए, तो टीचर क्या कोशिश करेगा, जो उसमें से सही उदाहरण है, जो बच्चों ने अलग अलग उदाहरण दिए, जो बिल्कुल सही उदाहरण होंगे उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेगा, और जो उदाहरण क्या होंगे, गलत होंगे, परिकल्पनाएं जो गलत होंगी उन्हें वो क्या कर देगा, छोड़ देगा, मतलब अंत करने की जो है वो कोशिश करेगा। जो उदाहरण सही है उन उदाहरण को और भी विशेष ढंग से जो है वो बच्चों के सामने वो प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा, किसके अंदर, क्लोजर के अंदर, जब वो अंत कर रहा है। और लास्ट में इसके ऊपर क्या आएगा, दैट इज एप्लीकेशन और प्रैक्टिस। फोर्थ में क्या आएगा हमारे पास, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को जिसे हम कहते हैं प्रयोग, या इसे एप्लीकेशन भी जो है वो बोल दिया जाता है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या है, मौका दिया जाएगा किस चीज का, प्रयोग करने का। जो जानकारी उसे दी गई है वो उस जानकारी को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके देखेगा, उससे जो है उसके सकारात्मक उदाहरणों के बारे में जो है वो जानकारी ग्रहण करी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, सिंटेक्स, यानी कि स्टेप क्या है जिसके बिहाफ पर टीचिंग जो है वो करी जाएगी। सबसे पहले अध्यापक के द्वारा उदाहरण दिए जाएंगे, 2 या 3 उदाहरण देगा, उसके बाद जो है वो
स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा एनालिसिस और हाइपोथेसिस की, वो अपनी परिकल्पनाएं जो है वो निर्माण करेंगे और उन परिकल्पनाओं को अध्यापक के सामने रखेंगे। क्लोजर में अध्यापक जो है जो परिकल्पनाएं गलत हैं उनको छोड़कर जो परिकल्पनाएं, जो उदाहरण बच्चों के द्वारा दिए गए सही थे, उनको और भी विशेष ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रैक्टिस। यहाँ पर बच्चों को फिर दोबारा से मौका दिया जाएगा कि जो जानकारी या जो उदाहरण सही थे उनको उपयोग करते हुए वो अलग अलग और उदाहरण जो है वो बच्चों के सामने या स्टूडेंट टीचर के सामने जो है वो प्रस्तुत करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मेजर सिंटेक्स के जो है वो पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया के नियम के अंदर वो क्या कहता है, टीचर जो है वो रिएक्ट टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होगा, टीचर जो है वो रिएक्ट करे, टीचर रिएक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। जो प्रतिक्रिया बच्चों के द्वारा दी गई, जब एनालिसिस और हाइपोथेसिस में जब वो खुद उदाहरण बता रहा है तो टीचर यहाँ पर क्या है, उसको जो है वो एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर जो है वो अपनी क्रिया व प्रतिक्रिया दे। अगर बच्चा जो है वो गलत बता रहा है या सही बता रहा है तो टीचर के द्वारा उसे रेनफोर्समेंट दी जाए। अगर बच्चे ने उदाहरण सही बताए हैं तो टीचर यहाँ पर बच्चे को रेनफोर्स करे कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ और अच्छा करिए। तो इस तरह से बच्चे को क्या है, मोटिवेट, एनकरेज जो है वो किया जाएगा। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, एक्सेप्ट राइट आंसर एंड करेक्ट द रॉन्ग आंसर। टीचर क्या करेगा, जो सही उदाहरण है उन्हें स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट द राइट आंसर एंड करेक्ट रॉन्ग आंसर। जो उत्तर सही हैं, जो परिकल्पनाएं सही हैं उनको स्वीकार करेगा अध्यापक, और जो परिकल्पनाएं क्या हैं, गलत है, उनको जो है वो बच्चे को नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं दी जाएगी। उसे कहा जाएगा कि इसे जो है इस तरह से आप करिए, इस तरह से उदाहरण दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सही जो है वो हो जाएंगे। उसके साथ साथ एनकरेजमेंट बाय द टीचर। जब बच्चा सही उत्तर दे रहा है तो टीचर यहाँ बच्चे को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, उसे रेनफोर्स करेगा, उसे पुनर्बलन देगा, किसी भी तरीके से वो उसको कोई भी जो हम कहें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरह से जो है वो शब्दों को यूज जो है वो करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की प्रतिक्रिया जो है वो किस तरह से करी जानी है अध्यापक के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसमें सोशल सिस्टम की, सामाजिक प्रणाली की। तो अगर हम सामाजिक प्रणाली की अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ आप क्या देखते हो, ये जो है वो एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, यानी कि सुव्यवस्थित जो है वो स्ट्रक्चर्ड मॉडल जो है इसे मानते हैं हम। इसे स्ट्रक्चर्ड मॉडल क्यों बोला गया, क्योंकि ये सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो काम करता है। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास क्या देखने को आता है कि टीचर कंट्रोल ऑल सिचुएशन। जो क्रिया प्रतिक्रिया जो दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है, अध्यापक के द्वारा जो है वो दी जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है वो यहाँ पर किसका रहता है, अध्यापक का रहता है। वो बच्चे को किस तरह से जो है वो मोल्ड करता है। तो परिस्थिति जो है वो किसके कंट्रोल में होती है, अध्यापक के कंट्रोल में जो है वो यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द टास्क। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। अर्थात आप देखिए क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो उदाहरण जो है वो टीचर के सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन जो बच्चे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टीचर के द्वारा क्या दी जाएगी, मोटिवेशन जो है उसे दी जाएगी कि वो मोटिवेशन किस तरह से जो है वो बच्चे को देगा। जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उससे आप क्या देखोगे, इंटरेक्शन जो है वो उतनी ही अच्छी विकसित होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं। तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है दैट इज यूज ऑफ मोर एंड मोर एग्जाम्पल।
अध्यापक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या है, उदाहरणों का उपयोग किया जाएगा। जितने ज्यादा उदाहरण उपयोग करेगा उतनी ही ज्यादा जो है वो तर्क शक्ति बच्चों की विकसित होगी। कंसेप्ट में क्या आएगी, क्लैरिटी जो है वो आएगी। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो कंसेप्ट के मुख्य पॉइंट्स है उन चीजों को लिखने के लिए वो ब्लैक बोर्ड को यूज कर सकता है। उसके साथ साथ हम कहें यूज ऑफ फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड को जो है वो यूज कर सकता है, पैनल बोर्ड को यूज कर सकता है, चार्ट को यूज कर सकता है। अर्थात जितनी ज्यादा टीचिंग एड्स को यूज करेगा उससे कंसेप्ट जो है वो उतना ही अच्छे तरीके से क्या है इसके अंदर डेवलप जो है वो हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो क्या है। तो एप्लीकेशन क्या है इसके अंदर, सबसे पहली एप्लीकेशन है यूजफुल फॉर इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा यूटिलाइजफुल है। उसके साथ साथ डिफिकल्ट कंसेप्ट को डिफाइन और एक्सप्लेन, डिफिकल्ट कंसेप्ट ऑफ लेसन, यहाँ जो है उपयोग किया जा सकता है। जहां पर कोई भी विषय जो है वो क्या है, मुश्किल है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को जो है वो यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो जो ये मेथड है दैट इज यूजफुल फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड ग्रामर, जो व्याकरण है हमारी लैंग्वेज के अंदर उसको टीच करने में और उसके साथ साथ जो हमारे पास मैथ है उन सभी विषयों को टीच करने में इसकी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या देखी जाती है, उपयोगिता जो है वो देखी जाती है। हमने क्या किया है इस लेक्चर में, हमने किया है कि जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसके बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं। बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट होते कौन से हैं, 6 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं। पहला फोकस, दूसरा सिंटेक्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, चौथा सोशल सिस्टम, पांचवा सपोर्ट सिस्टम और छठा हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन। जब हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल देख रहे हैं तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के हमने केंद्र बिंदु क्या देखे, हमारे पास केंद्र बिंदु आया कि बच्चों की जो तर्क आगमनात्मक शक्ति होती है, इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो इसके द्वारा विकसित होती है। इसके साथ साथ हमने क्या पाया कि बच्चों के अंदर क्षमताएं विकसित होती हैं। कैसी क्षमताएं, चीजों को विभेदीकरण करने की क्षमताएं और उसके साथ साथ चीजों को अलग अलग वर्गीकृत करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। इसके साथ साथ हमने क्या पाया कि वो जो है वो अलग अलग जो कंसेप्ट हैं उनको जो है वो आसानी से समझने की क्षमताएं जो है वो उनके अंदर विकसित होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था दूसरा, कि इस मॉडल के बिहाफ पर टीचर अगर क्लास में पढ़ाना चाहता है तो वो क्या क्या पदों को जो है उपयोग करे। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, सबसे पहले या उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, अध्यापक के द्वारा उदाहरण जो है वो बच्चों के सामने प्रस्तुति करे जाएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, फिर बच्चों को मौका दिया जाएगा कि उसी उदाहरण या वैसे ही जो है वो और उदाहरण जो है वो बच्चे क्लास में प्रस्तुत करें। फिर क्या आता है क्लोजर, जब बच्चे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो टीचर क्या देखेगा कि कुछ उदाहरण क्या होंगे, सही होंगे और कुछ परिकल्पनाएं क्या होंगी, गलत होंगी। वो उदाहरण या परिकल्पनाएं दोनों चीज हो सकती हैं। तो जो उदाहरण सही है उनको स्वीकार करना और उसके साथ साथ जो उदाहरण गलत है उनको अस्वीकार करने का काम करेगा, यानी कि क्लोजर, अंत करने की कोशिश करेगा। और लास्ट में क्या है, प्रैक्टिस, कि बच्चों को और मौका दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा उसके उदाहरण का प्रयोग करने के लिए डेली लाइफ के अंदर। उसे प्रैक्टिकल वर्क या हम कहें कि असाइनमेंट वर्क जो है वो क्लास में या स्कूल टाइम के बाद करने के लिए दिया जाएगा। फिर क्या आता है इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कि बच्चा जब परिकल्पनाओं या उदाहरण जो है वो प्रस्तुत कर रहा है तो टीचर उसके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया करे। तो सबसे पहले क्या आता है, टीचर रिएक्ट ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जिस भी तरह का स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर अध्यापक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। टीचर जो है वो साइलेंट मोड के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है यहाँ पर, एक्सेप्ट द राइट आंसर्स, जो सही उत्तर हैं उनको जो है वो एक्सेप्ट करे और जो
गलत हैं उनको जो है वो सही करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, उसे वही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर गलत उत्तर वही छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे, बच्चों के अंदर स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट के बिहाफ पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि टीचर जो है वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, उनको रेनफोर्समेंट जो है वो अध्यापक के द्वारा दी जानी चाहिए। अब आती है सोशल सिस्टम की ये प्रणाली जो है वो किस तरह की है। हम क्या देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, सुव्यवस्थित ढंग से मॉडल जो है वो तैयार किया गया है। उसके साथ साथ हमने क्या पाया इसके अंदर कि सारी की सारी सिचुएशन जो है वो किसके हाथ में होती है, टीचर के हाथ में होती है। परिस्थितियां, सभी प्रकार की परिस्थितियां अध्यापक के द्वारा हम ये कहें कि कंट्रोल करी जाती हैं। उसके साथ साथ टीचर जो है वो क्या कोशिश करे, बच्चों को मोटिवेट करे किस चीज के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करे। जो बच्चे जो है वो हेजिटेट हो रहे हैं या एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रेनफोर्स करके, उनको मोटिवेट करके जो है उनको भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कराई जाए। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना ही ज्यादा हम क्या देखेंगे, क्लास के अंदर कम्युनिकेशन होगा, उतनी ही अच्छी जो है वो टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन जो है वो बनेगी। अब बात आती है कि इसमें सपोर्ट सिस्टम कि इस चीज के अंदर प्रस्तुत करने के लिए टीचर किन किन चीजों को उपयोग कर सकता है। तो सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को यूज करना, क्योंकि टोटल कंसेप्ट ही किस चीज पे बेस्ड है, हमारा इंडक्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड है। यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, मेन पॉइंट्स हेडलाइन लिखने के लिए टीचर जो है वो बोर्ड को यूज कर सकता है। उसके साथ साथ अगर टीचर उस कंसेप्ट से संबंधित फ्लैश कार्ड्स हैं, उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड को यूज कर सकता है जिसपे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, चार्ट को जो है वो यूज कर सकता है। टीचिंग एड्स जो है वो अलग अलग तरह के उपयोग कर सकता है। फिर आता है इसका एप्लीकेशन। अगर हम बच्चों के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग विकसित करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित है, तो ये मॉडल जो है वो कामयाब है, वहां अप्लाई किया जा सकता है। उसके साथ साथ कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कंसेप्ट जहां क्या आ रहे हैं, मुश्किल आ रहे हैं, उन कंसेप्ट को यदि हम उदाहरणों के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो जो डिफिकल्ट लेसन है वो भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके साथ साथ अगर हम मेजर देखें तो मैथमेटिक्स और जो ग्रामर पोर्शन होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसको पढ़ाने के अंदर इसकी ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास क्या था, J.S. ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इसकी बेसिक मान्यताएं जो है वो क्या है, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर जो है वो बेस्ड है। बेसिक इसकी हमारे पास असम्पशंस जो है वो आई। फिर इस लेक्चर में हमने देखा कि इसके बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं और उनमें किन किन चीजों की इसने जो है वो बात करी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।